of n1 is equal to f of n2, where n1 and n2 both belongs to natural numbers union 0, natural numbers इंक्लूडिंग 0। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि n1 n2 दोनों किस टाइप के नंबर है। अगर दोनों इवन है तो आपको इसमें रखने पड़ेंगे, अगर दोनों ऑड है तो इसमें रखने पड़ेंगे, और अगर एक इवन और एक ऑड है तो अलग अलग पार्ट में ना। तो अपन यहां ले रहे हैं लेट n1 n2 बोथ आर इवन, बोथ आर इवन। तो अब अपन ने क्या किया, अगर अपन मान लेते हैं दोनों इवन है तो अपन यहां पर n की जगह n1 रखेंगे, n1 + 1 हो जाएगा, और n2 भी अपन इसी में रखेंगे, दोनों इवन है तो केस 1 में। तो अब अपनी इक्वेशन क्या हो गई, दैट इंप्लाइज n1 + 1 इज इक्वल टू n2 + 1 हो गया। ठीक है, एनी डाउट यहां तक किसी को क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब आपका 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा और n1 इज इक्वल टू n2 हो जाएगा, और आपका 1 प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हो जाएगा आपका ना। तो +1 से +1 कैंसिल कर लोगे, n1 इज इक्वल टू n2 हो गया, और आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट की। यस, f इज 1 1। नाउ एनी डाउट किसी को यहां तक क्लियर? अब अपन बनाने जा रहे हैं केस 2। केस 2 में क्या मानेंगे अपन, n1 n2, n1 is odd, n2 is odd, both odd। दूसरा केस है ना, केस 2, n1 n2 both are odd। now case 2, let f of n1 is equal to f of n2, where n1 n2 belongs to natural numbers union 0, and now let n1 n2 both are odd। केस 2, अब की बार अपन ने दोनों को ऑड लेट कर लिया। अब ऑड हो गए दोनों तो अपन सेकंड वाले पार्ट में रखेंगे, n-1 में रखेंगे। नाउ देयरफॉर n1 - 1 इज इक्वल टू n2 - 1, -1 कैंसिल करने पर n1 इज इक्वल टू n2, and therefore f is 1 1। ठीक है, केस 2 अपन ने ये चेक कर लिया कि डिफरेंट इवन नंबर्स हैं तो डिफरेंट इमेजेस हैं, डिफरेंट ऑड नंबर्स लोगे तो डिफरेंट इमेजेस आएंगे। ठीक है, नाउ अब अपन तीसरा केस बनाएंगे, क्योंकि अभी अपने को ये तो मालूम नहीं, कल जैसे मैंने डिस्कस किया था, आपने एक पेपर पे सारे ऑड ले लिए, उन सबकी डिफरेंट इमेजेस आ गए पेपर साइड में। एक पेपर पे सारे इवन ले लिए, उन सबकी डिफरेंट इमेजेस आ गए, वो भी सेम। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे आपने एक पेपर पे ऑड नंबर 5 लिखा, उसकी इमेज सपोज 7 आई, और एक पेपर पे आपने इवन नंबर सपोज 8 लिखा, उसकी भी इमेज 7 आ गई। तो जो आपका पेज है ए वाला फर्स्ट, इसमें आपने सारे ऑड नंबर लिखे और सबकी सपोज सबकी डिफरेंट इमेजेस आपको दिख रही है, आपने चेक किया डिफरेंट है। ऐसे यहां आपने सारे ऑड लिख दिए, इवन लिख दिए, ये सारे आपने इवन लिख दिए। इसका आंसर मान लो 3 है, इसका आंसर मान लो 5 है, इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 8 है, इसका आंसर 12 है। आपने देखा सब डिफरेंट है, लेकिन जब दोनों पेपर पास रखोगे तो आपको मिलेगा 8 8 सेम। तो आपको मालूम पड़ेगा ये फंक्शन 1 1 नहीं है, थर्ड केस के कारण, जब दोनों पेपर कंबाइन करोगे। तो अब में थर्ड केस जरूरी है, वो अपन बनाने जा रहे हैं ना। तो थर्ड केस इज let f of n1 is equal to f of n2, where n1 n2 belongs to natural numbers union 0. Now let n1 is even and n2 is odd। उल्टा भी आप रिवर्स भी ले सकते हो, चॉइस आपकी कैसे भी। फर्स्ट क्या लिखा था, इवन, सेकंड ऑड। ठीक है, लेट n1 इज इवन एंड n2 इज ऑड। नाउ अब अपन शुरू करें, बिकॉज f of n1 is equal to f of n2, that implies अब n1 क्योंकि इवन है तो वो फर्स्ट वाले पार्ट में जाएगा, यानी n1 + 1 हो गया,
और सेकेंड वाले से n2 माइनस 1 हो गया। यहां तक कोई डाउट किसी को? एक इवन एक ऑड लिया, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनाए। अब मैंने क्या किया, -1 को इधर ले लेते हैं, +1 होगा, ऐड हो जाएगा, n1 को उधर ले लेते हैं, तो आपको रिजल्ट मिला n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, जैसे पहले बोला था, कि क्या ऐसे दो नंबर्स n1 और n2 पॉसिबल हैं जिनको माइनस करने पर आंसर 2 आ जाए। दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए, सेम नंबर नहीं ले सकते हो। दोनों नंबर्स में से n2 नंबर जो आप बोलोगे वो ऑड होना चाहिए, और जो n1 बोलोगे वो इवन होना चाहिए। तो एक ऑड नंबर में से एक इवन नंबर को माइनस करने पर आंसर 2 आना चाहिए। अगर ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं तो आप में से जो चाहे वो बताओ। अगर वो नंबर आप यहाँ बता देते हो तो वही मैं एग्जाम्पल में लिख के बोल दूंगा कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि n1 n1 2 दो डिफरेंट नंबर्स का सेम आंसर हो जाएगा। क्या ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं तो वो बोलो। नो सर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, एनी कोई और कोई डाउट किसी को? क्या ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल हैं? नहीं। तो अपन ने चेक किया कि n2 कैसा नंबर है, ऑड। n1 कैसा नंबर है, इवन। ऑड में से जब भी आप इवन को माइनस करोगे, डिफरेंस बिटवीन एंड ऑड नंबर एंड एन इवन नंबर, तो आंसर इज ऑलवेज ऑड। अगर आप ओके और ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करने पर आंसर हमेशा ऑड होगा, इवन नहीं हो सकता है। इसलिए 2 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 2 आपका इवन नंबर है। तो जो ये लाइन है यही अपन यहाँ पे लिखेंगे। नाउ बिकॉज n2 इज ऑड, n1 is even, and therefore n2 minus n1 is always odd, and therefore n2 minus n1 is not equal to 2। हो ही नहीं सकता। तो आपका ये पूरा केस, एंटायर केस रिजेक्ट। आपने सपोजिशन, एजम्पशन जो भी किया सब गलत है। फाइनली आपका फर्स्ट और सेकंड केस से फंक्शन 1 1 है। ठीक है, now therefore f is 1 1। now अब आपको जो डाउट है इसमें वो बोलो। यस विशाखा, तुम क्या पूछना चाह रहे हो? सर जैसे कोई इवन नंबर ऑड नंबर की इक्वल नहीं हो सकता तो उनका फंक्शन भी इक्वल नहीं होगा, तो डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते? नहीं, क्योंकि एक इवन नंबर आपने लिया, उसका आंसर निकाला, उसके लिए मैंने फॉर्मूला अलग दे रखा है आपको, है ना, कि उसमें आप कौन से पार्ट में वैल्यू रखोगे। फिर मैंने एक इवन नंबर लिया, उसको रख के आपने आंसर निकाला, तो वो आंसर जो आपने निकाले वो आंसर्स तो इक्वल हो सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला f ऑफ n इज इक्वल टू n+1/2 और n/2। ये आप यूज कर लो ऑड के केस में, और ये आप यूज कर लो इवन के केस में। अब यही क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है फंक्शन का। हमको मालूम है कि एक ऑड नंबर कभी भी एक इवन नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए ये बात भी मुझे मालूम है कि जब मैं ऑड प्लेस करूंगा और वैल्यू निकालूंगा, इवन प्लेस करूंगा और वैल्यू निकालूंगा, आंसर कभी सेम आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑड रखने पे अलग आएगा, इवन रखने पे अलग आएगा, नेचुरल बात है, सेम आ ही नहीं सकता। तो केस की जरूरत ही क्या है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, अगर आपने ऑड नंबर किसी और फंक्शन में रखा, इवन नंबर किसी और फंक्शन में रखा, तो आंसर सेम आ सकता है। लेकिन अगर आपने ऑड और इवन दोनों अलग अलग नंबर्स एक ही में रखे, एक ही क्वेश्चन में, fx एक ही है, तो नहीं आ सकता। अब इसको ऐसे समझो, एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है। सपोज कुछ भी ले लिया मैंने, यहाँ ये ले लिया, अब यहाँ मुझे केस की जरूरत ही नहीं। अब मुझे मालूम है n की वैल्यू 1 रखने पर और n की वैल्यू 2 रखने पर आंसर सेम हो ही नहीं सकते, आंसर डिफरेंट होंगे 100%। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करा मैं, नंबर्स की पूरे आंसर की, वो तो डिफरेंट होंगे ही होंगे, सवाल ही नहीं है। अब बोलो, क्लियर हुआ क्या डाउट तुम्हारा विशाखा? यस सर, थैंक यू।
ठीक है ना, कारण क्या है कि फंक्शन अलग अलग है, तो मुझे नहीं मालूम कि भाई आंसर्स क्या क्या होंगे, है ना। ठीक है, मैंने आपको ये एग्जाम्पल ऐसे समझ लो, आपको ऐसे बताया, आपको मैंने कहा एक पेपर लो, उस पेपर पे ऑड नंबर लिख दो सारे, 1 3 5 7 9 लिख दो बस, और 1 3 5 7 9 के आगे एरो लगा के आपको 1 से लेके 5 तक के बीच में कोई भी नंबर लिख ले, 1 3 5 7 9 में, है ना। और रिपीटेशन नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब एक अलग अलग नंबर लिखने हैं आपको, ठीक है। इसी तरह एक दूसरे पेपर पे मैंने आपको कहा इवन नंबर लो, या किसी और को बोला 2 4 6 8 10 लिखो, उसको भी बोला कि आप नंबर्स लिखो कोई भी, उसके आगे एरो लगा के रिपीट नहीं करना है। तो आपने जब दोनों पेपर देखे तो दोनों में रिपीटेशन नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दोनों पेपर को कंबाइंड देखने पे मुझे ये मिले कि दोनों ने 5 यूज कर लिया, एक ने 3 के लिए यूज कर लिया, एक ने 6 के लिए यूज कर लिया। तो क्या बोलूंगा मैं, 5 जो है आपने दोनों ने 3 और 6 के लिए यूज किया, लेकिन इंडिविजुअली तो आपने ध्यान रखा कि हम रिपीट नहीं करें कोई चीज, लेकिन ऐसा हो सकता है ना। जैसे क्लास में, है ना, और जैसे क्लास है, उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स है, अब एक स्टूडेंट ए है, उसने 3 पेपर में एग्जाम दिया, तीनों में उसके मार्क्स अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट है, दूसरे स्टूडेंट के भी तीनों में डिफरेंट डिफरेंट है, तीसरे के भी, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो है कि उन दोनों स्टूडेंट्स के कोई भी मार्क्स दो अलग मैच कर जाए, जैसे एक के मैथ्स में 90, दूसरे के इंग्लिश में 90, जबकि इंडिविजुअल वाइज मैथ्स में 90, इंग्लिश में 70, और मान लो अकाउंट्स में 80, तीनों अलग अलग, दूसरे के मैथ्स में 85, साइंस में 90, और तीसरे में कुछ और 90 90 मैच हो गया ना, दो डिफरेंट सब्जेक्ट में सेम मार्क्स आ गए, होता है ना ऐसे, तो वो चीज, ठीक है। फंक्शन डिफरेंट है, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि इवन और ऑड नंबर रखने पर आंसर सेम आ जाए। अगर एक ही फंक्शन होता तो सवाल ही नहीं है, फिर तो हम केस बनाते ही नहीं है, कभी भी जरूरत ही नहीं है केस बनाने, एक भी नहीं बनाते हैं। नाउ और कोई डाउट किसी को इसमें? तो फाइनली दिस फंक्शन इज 1 1, फर्स्ट केस से हो गया, सेकेंड केस से हो गया, थर्ड केस में रिजेक्शन। आप इसको यूं समझ सकते हो, एक बार फर्स्ट केस से 1 1 होना, फर्स्ट पेज पे आपने देखा कोई रिपीटेशन नहीं, सेकंड केस से 1 1 होना, आपने ये देखा कोई रिपीटेशन नहीं सेकंड पेज में, थर्ड केस में रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन को यहां समझ लो, दोनों पेपर साथ में रखे, नो रिपीटेशन, ये आप समझ लो, ठीक है। आगे चलो ऑन टू पे, अब कोई डाउट नहीं इस केस में, है ना। नाउ ऑन टू के लिए आगे मूव करते हैं। ऑन टू के लिए आपको दो केस बनाने हैं, केस वन, लेट f of n is equal to y, f of n is equal to y, where n belongs to, n and y both belongs to all natural numbers union 0, ठीक है। अब मुझे वही प्रॉब्लम है कि मैं f of n की जगह क्या रखूं, फर्स्ट वाला पार्ट या सेकंड वाला पार्ट, तो उसके लिए मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि n क्या है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं लेट n is even। अब वापिस नाउ बिकॉज f of n is equal to y, therefore अब f of n की वैल्यू प्लेस करें अपन, फर्स्ट वाला पार्ट n plus 1 is equal to y, therefore n is equal to y minus 1, n की वैल्यू हो गई, ठीक है। वीडियो वॉइस नहीं आ रही क्या, चेक करना। तो n plus 1 is equal to y, तो n is equal to y minus 1। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर n जो है आप ऑलरेडी बता चुके हो इवन है, n आपको मालूम है इवन है, तो मुझे ये मालूम है कि ये आंसर इवन है, तो मैं यहाँ पे जो नंबर प्लेस करूंगा वो कौन से होंगे, इवन या ऑड या ऑल? और ओके मेरा ये जो यहाँ पे n है जो लेफ्ट साइड में, ये ऑलरेडी मुझे ऊपर गिवन है, ऑलरेडी मालूम है। मैं आपको ये कहने जा रहा हूँ कि इस y में आप वैल्यू रखो, नेचुरल नंबर रख रहे हैं इंक्लूडिंग जीरो, जीरो अलाउड है रख सकते हो, नेचुरल नंबर रख रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि रखने के बाद y की वैल्यू प्लेस करने के बाद -1 करने के बाद आंसर n यानी कि इवन आना चाहिए। तो आपको मालूम है अगर n इवन है तो मतलब y ऑड होना चाहिए, क्योंकि ऑड में से 1 को माइनस करोगे तभी तो आपका आंसर इवन आएगा।
यानी आप यहाँ ऑड नंबर ही रख सकते हो। ऑड नंबर कौन से? 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यानी आप यहाँ 0 नहीं रख सकते हो। n यूनियन 0 था, 0 अलाउड था, लेकिन इसमें नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर आपने इसमें 0 रखा तो आंसर जो आया वो ऑड हो गया। नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, ऑड हो गया। मुझे मालूम है आंसर मेरे को इवन लाना है, तो इवन लाने का मतलब ये ऑड होना चाहिए, ऑड नंबर से के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? नाउ बिकॉज n इज इवन एंड देयरफॉर, अगर n इवन है तो n तो y माइनस 1 के इक्वल है, देयरफॉर y माइनस 1 इज इवन। अगर n इवन है तो y माइनस 1 इज इवन, और y माइनस 1 इवन है तो मतलब देयरफॉर y इज ऑड। तो आपने यहाँ ये बता दिया कि ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स हैव अ प्री इमेज, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स हैव अ प्री इमेज। आपने ये मुझे बता दिया कि 1, 3, 5, 7 इनकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है। अब कौन से बच गए? 0, 2, 4, ये अभी आपके बाकी है, इनको चेक करना बाकी है ना। नाउ देयरफॉर ऑल ऑड नेचुरल numbers have a pre-image। ठीक है, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट। एनी डाउट? केस 1 क्लियर? 1, 3, 5, 7 सब कवर कर लिया अपन ने, सब चेक कर लिए, सबकी प्री इमेजेस हैं। अब इवन, अब सेकंड केस, केस 2। लेट f of n is equal to y, n and y belongs to natural numbers union 0, and let n is even के बाद odd। ठीक है, अब अपन यहाँ पे वैल्यू डालने जा रहे हैं। f of n का मतलब odd के केस में आया n minus 1, n minus 1 is equal to y, and therefore n is equal to y plus 1, n is equal to y plus 1। एनी डाउट यहां तक? अब आप मुझे ये बताओ कि n यानी कि ऑड आंसर आने के लिए y की वैल्यूज क्या होनी चाहिए? इवन, इवन, यस, यस करेक्ट, एंड इंक्लूडिंग 0, क्योंकि आपका 0 अलाउड है ना। अगर आप यहाँ 0 भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 0 + 1 इज इक्वल टू 1 विच इज ऑड। तो ऑड नंबर लाने के लिए आप यहाँ y की वैल्यू इवन रख सकते हो, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो जो प्रीवियस केस में जो मिसिंग थे उन सबकी प्री इमेजेस आप यहाँ कवर करो। अब आप यहाँ बोल सकते हो देयरफॉर ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 हैव अ प्री इमेज। जितने भी इवन नेचुरल नंबर से 0 को मिला के उन सबकी प्री इमेजेस यहाँ कवर होती है। ठीक है, तो ऐसे लिखो यहाँ पे ऊपर n is odd and therefore y plus 1 is odd and therefore y is even, and that implies all y, therefore all even natural numbers including 0 have a pre-image, and therefore finally from case 1 and case 2 कर दो, from 1 and 2 f is onto, and finally f is a bisection। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आप कोई डाउट किसी को? कंप्लीट क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? पूछना है कुछ? नहीं? चलो ठीक है। अब ये आपका 1, 1 और 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक और तो यहाँ अपने 1, 1 और ऑल 2 का पार्ट कंप्लीट होता है।
एंड हो गया 1 ऑन 2 कंप्लीट। अभी फंक्शन पूरा नहीं हुआ, चैप्टर पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है। अभी 1 ऑन 2 कंप्लीट हुआ, बाइजेक्शन प्रूफ कंप्लीट हुआ। अभी 2 पार्ट बाकी है इसमें, एक होता है इन्वर्टेबल फंक्शंस और एक होता है FOGGOF, दैट इज कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन, 2 पार्ट अभी बाकी है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक आपका अभी हाँ कंप्लीट हुआ 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। चलो, अभी अपने पास और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है और नया टॉपिक मैं आज शुरू नहीं करना चाह रहा। चलो, एक ये देखो, छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन मिला है यहाँ पे। व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन? व्हाट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन fx is equal to modulus of x minus 1 divided by x minus 1। कौन बताएगा इसका आंसर? रेंज निकालना है इसका, है ना? यस, बहुत बोरिंग चैप्टर है। यस, करेक्ट, बहुत बोरिंग चैप्टर है पढ़ने वालों के लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी। इसीलिए तो हम ये चैप्टर हमेशा बाद में लेते हैं, पहले मैट्रिसेस ही लेते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन है, सबसे बोरिंग चैप्टर है। और जनरली तो क्या है कि इसको सबसे एंड में पढ़ाया जाता है, मतलब जब कोर्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लास्ट में। लेकिन अब ये स्कूल के एग्जाम्स में क्वार्टरलीज वगैरह में आता है, इसलिए पहले पढ़ाना पड़ता है। अभी आप पढ़ोगे तो बाद में लास्ट तक भूल जाओगे, बोले क्या पढ़ा था हमने 1 और 2, पता नहीं, वापस पढ़ाओ। और ये चैप्टर बहुत बोरिंग है इसके, बिल्कुल। यस, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चैप्टर में आपको सही में थ्योरेटिकल है, मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ। और अगर इसकी 2 घंटे की क्लास ले लें, 2.5 घंटे की, तो आप पढ़ना छोड़ दो, बोला पढ़ना ही नहीं हमको। तो ये चैप्टर नो डाउट बोरिंग है, 11th में भी था सब, तो अब ठीक है। इसमें एक बस आपका प्लस पॉइंट है कि आपका एक टॉपिक और था इस चैप्टर में, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। वो बाइनरी ऑपरेशन पिछले साल से कोर्स से हट गया है, तो आपको थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा, एक बोरिंग स्टेप अपना कम हो जाएगा। ठीक है, यस, आपको वो जो शीट के आंसर साथ दे देंगे, जेई शीट के, बिल्कुल। और जो प्रॉब्लम होगी वो भी डिस्कस करेंगे। एक शीट और आएगी आज आपके पास उसकी। चलो, आप इसकी रेंज बताओ मेरे को कोई भी। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, करेक्ट। और कोई? ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका, बोर्ड में आया हुआ है, उसी में से लिया है मैंने अभी ये, क्योंकि अपन नया टॉपिक जो करेंगे वो कल से ही करेंगे, अभी जितना टाइम है उसमें। और कोई? नहीं सर, 1 आ सकता है, गलत है। ओके, रेंज बतानी है, आंसर्स कौन कौन से आंसर्स पॉसिबल है। आप x की वैल्यू रखो, आंसर्स x की वैल्यू, आंसर x की वैल्यू, ऑल रियल नंबर्स आपके रेंज। सर 2 केसेस बनेंगे। 2 केसेस बनेंगे, बिल्कुल। कौन कौन से? सर एक बार अपन मॉड ऑफ x माइनस 1 को पॉजिटिव लेकर करेंगे, एक बार नेगेटिव लेकर। ओके, ठीक है, करो और बताओ आंसर्स, रेंज। यस सर। आपको मैं हिंट दे सकता हूं थोड़ा सा, अगर आपको कुछ याद हो, 11th क्लास एक टाइप्स ऑफ फंक्शन में सिग्नम फंक्शन था। सिग्नम फंक्शन, वो फंक्शन इसी तरह का होता है, यही होता है ऑलमोस्ट, थोड़ा एक लाइन कम है बस उसमें और इसमें। सर उस फंक्शन में होता क्या है? उस फंक्शन में रेंज 1 0 ये और होता है। -1 ये फंक्शन Sir, होता है। -1 0 and 1. ओके, ये Minus फंक्शन 1 होता 0 है जिसमें आपको सेम होता है ऊपर, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। उसके 3 ही आंसर्स पॉसिबल होते हैं, इसीलिए। अच्छा, अब अपन देखें इसके आंसर्स, है ना। आपने मुझे बोला मॉड ऑफ x माइनस 1 का आंसर
माइनस ऑफ x माइनस 1 होगा अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, और या फिर x माइनस 1 होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। क्या ये तो सबको पता है? ये तो सबको आता है जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे दो केस बना के केस 1 करके चले तो मुझे मिलेगा fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 की जगह लिखा मैंने माइनस ऑफ x माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1 तो है, तो मेरा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे लिखा केस 2 बनाया, केस 2 मैंने बनाया तो fx इज इक्वल टू मॉड को हटा के लिखा पॉजिटिव ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो आंसर 1 आ जाएगा कैंसिल होकर। अब आप में से जो मर्जी है जो नंबर यहाँ रखना और यहाँ रखना एक्सेप्ट 1 को छोड़ के आपकी मर्जी हो जो रखो, डेसिमल फ्रैक्शन जो मर्जी हो, इन दो के अलावा तीसरा आंसर आ ही नहीं सकता है। लाके बता दो, रेंज केवल दो ही नंबर्स होंगे, -1 एंड 1। आपने जैसे यहाँ पे 9 लिखा तो ऊपर भी 8 हो गया, नीचे भी 8 हो गया, कैंसिल आउट 1। आपने मान लो x की जगह 0 डाला, 0 -1 मॉड में -1 तो बाहर आके तो +1 लेकिन नीचे -1 हो जाएगा, ओनली -1। केवल दो ही आंसर्स पॉसिबल है, ओनली 1 एंड ओनली -1। सिग्नम फंक्शन में जो तीसरा आंसर जो आप बोल रहे हो ना 0, वो अलग से मेंशन होता है कि भाई 0 भी पॉसिबल है अगर अपन 0 डाले तो, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर 0 हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं। तो अब रेंज क्या हुई फाइनली? ओनली 2 नंबर्स, -1, 1 ओनली, एंड डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। 1 नहीं रख सकते हो आप x की जगह, बाकी कुछ भी रख सकते हो, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो अब फाइनली इसका आंसर ऊपर लिखा मैंने, आपको कोई डाउट हो तो बोल देना। नाउ इस क्वेश्चन में रेंज पूछी थी तो रेंज का आंसर हो गया -1, 1 बस। अगर डोमेन पूछी जाती है तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। अब बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर? रेंज क्यों, कैसे, क्या है? दो ही आंसर्स आएंगे, या तो -1 या +1 बस। ये फंक्शन का ही है लेकिन ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, जस्ट आपका नॉलेज के लिए है। तो 11th का पार्ट है एक तरह से, डोमेन रेंज आपने 11th में पढ़ी थी। ओके बस, अब और कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने कर लिए हैं। 1, 1 और 2 के क्वेश्चन सब कंप्लीट, रिलेशंस कंप्लीट। अब अपन इसके बाद कल इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।